Hello students, you are welcome in chemistry classes for the preparations of entrance examinations, PMT, NEET, IIT JEE Mains and Advanced. Myself Balbir Singh, your teacher, your friend, your chemistry teacher. आज के इस वीडियो में, आज की केमिस्ट्री की इस क्लास में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कुछ बेसिक टर्म्स और बहुत सारी टर्म्स हैं जो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आगे पढ़ाई करने से पहले इसके अंदर जितनी भी टर्म्स यूज होती हैं और उनके डिटेल में जानने की जानकारी रखना बहुत जरूरी है। कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, सिंपल कॉम्प्लेक्सेस भी कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? द कंपाउंड इन विच ए सेंट्रल मेटल एटम इज सराउंडेड बाय नंबर ऑफ लिगेंड। एक कॉम्प्लेक्स यानी क्या है? इन विच ए सेंट्रल मेटल एटम सराउंडेड बाय नंबर ऑफ लिगेंड्स बाय फॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम्स और आयंस, सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। It has significance in solid state as well as in aqueous solution. Is called, उसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो यहां मैं इसको एक एग्जाम्पल से बताना चाहूंगा, यानी कि एग्जाम्पल क्या है? सपोज K4 FeCN6, आप इसे एक्वस में डालिए तो पोटेशियम आयंस के 4 मोल्स देता है और FeCN6 -4 ये देता है। तो इसका यहाँ कौन क्या है इस चीज को भी जानना जरूरी है। कौन क्या है यहाँ इस चीज को भी जानना जरूरी है। देखो यहाँ जो जैसे ही एक्वस में डाला तो पोटेशियम आयंस जो हमारे जा रहे हैं ये काउंटर है, ठीक है जी। अब यहाँ देखो ये जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है जिसके अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम और नंबर ऑफ लिगेंड्स कुछ नंबर के साथ जुड़े रहते हैं, इसको आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यानी कि कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उन चीजों को जाने, कुछ बेसिक टर्म्स हैं उन चीजों को जाने। यानी कि जो स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज्ड है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट यानी क्या होता है? जैसे स्क्वायर ब्रैकेट जो हमारा इसे बड़ा ब्रैकेट भी कहते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम और नंबर ऑफ लिगेंड इस तरीके से क्या जुड़े हुए, तो इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, ठीक है जी। कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। और ये सिंपल जो हमारा आयंस में बदल जाता है, इस आयन को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन, सॉरी इसको काउंटर आयन कहते हैं। और ये जो हमारा जो नंबर ऐसी CN जो लगा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं? लिगेंड्स कहते हैं, लिगेंड्स। और ये नंबर दिख रहा है, ये जो नंबर 6 दिख रहा है इसको आप कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये मेटल है, ये हमारी मेटल Fe, इसको क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं। क्लियर? क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं। यानी कि इसके अंदर, इस कंपाउंड के अंदर हमारा एक जो स्क्वायर ब्रैकेट में बंद पोर्शन है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज है, जिसमें एक सेंट्रल मेटल एटम है और लिगेंड है, सेंट्रल मेटल एटम है और लिगेंड है, आप उसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये जो मेटल दिख रही है उसको सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। और जो CN जैसे जो हमारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए उसके साथ लॉन पेयर देते हैं उनको क्या कहते हैं? लिगेंड्स। और जो नंबर दिखाई दे रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर,
और जो बाहर जो सिंपल आयन में बदल जाता है उसको क्या कहते हैं, काउंटर आयन। ये कुछ हमारी टर्मिनोलॉजी है, इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ मैं एक चीज और बता दूं आपको, जैसे डेफिनेशन हमने बात की है, तो इसमें एक सेंट्रल मेटल एटम है और इसके अंदर जो 6 लीगेंड है, ये 6 लीगेंड है इस तरीके से, सी एन सी एन सी एन सी एन सी एन सी एन सी एन, ये अपना अपना लॉन पेयर देते हैं इसके सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है। और यहाँ पोटेशियम 4 जो अपना आयंस की फॉर्म में, तो ये लीगेंड है इनको, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6। तो हमने डेफिनेशन में क्या बोला था, हमने डेफिनेशन में क्या बोला है, The complex in which a central metal atom is surrounded by number of ligands by forming coordination bond, ठीक है, with central metal atom or central metal ion. They have their significance in solid state as well in aqueous solution. अब जैसे क्या है कि ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है सॉलिड स्टेट में भी बना हुआ है, जब एक्वस में डाला तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर यहाँ पर भी बना हुआ है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, यानी कि जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो स्पेसीज है यही तो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, यही तो क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। क्लियर? तो मैं क्या चीज बताना चाह रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। क्लियर? तो यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मैंने जो डेफिनेशन बताई है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो मैंने डेफिनेशन बताई है, आपको ये समझ में आई होगी क्या है। द complex यानी compound in which a central metal atom is surrounded by number of ligands by forming coordination bond, coordination covalent bond कह सकते हैं with central metal atom ion। इसका सिग्निफिकेंस सॉलिड स्टेट में भी होता है एज वेल एज aqueous सॉल्यूशन में भी होता है, ठीक है। और ये इस तरीके से 3D अरेंजमेंट, इसको आप क्या कह सकते हैं, ये हमारी पॉलीहेड्रॉन, 3D अरेंजमेंट पॉलीहेड्रॉन हम इसको कह सकते हैं। आगे हम 1 बाय 1 करके समझेंगे, 1 बाय 1 करके समझे। क्लियर? हाँ जी, अब हम इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन के बाद अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहला हमारा पॉइंट जो हमारा जो डेफिनेशन के बाद तुरंत बाद हमारा क्या बनता है, टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो सबसे पहले कैटायनिक, इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, कैटायन होता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा होता है, कैटायन। देखो एग्जांपल से समझो, सपोज कोबाल्ट NH3 का होल 6 Cl3 है, इसको एक्वस में डालो, यानी कि एक्वस में डालें तो ये क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपको क्या दिख रहा है, एक कैटायन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, कैटायन दिख रहा है। क्लियर? और ये 3Cl काउंटर आयन, तो ये क्या है, ये एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। क्या है, एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। क्लियर? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स मतलब इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक कैटायन होता है। अब सपोज क्रोमियम NH3 का होल 4, NH3 का होल 4 Cl2 और Cl। क्लियर? इस चीज को भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब एक्वस में डाला जाता है तो क्रोमियम NH3 का होल 4 Cl2, इस पे हमारा प्लस बन आ जा रहा है और Cl काउंटर आयन Cl। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, कैटायन। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, एक कैटायन है, इसलिए इसको हम क्या करें, इसको भी हम कैटायन। तो ये एग्जाम्पल है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक कैटायन की तरह से बिहेव करता है, वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स में हमारा पहला टाइप है जो हमारा फर्स्ट कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। दूसरा जो हमारा इसका टाइप है वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स। क्या, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक के बाद हम किसकी बात करेंगे,
एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स मीन्स इसमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर एक एनायन होता है, जैसे K3FeCN6। इसके एक्वस में डालो तो पोटेशियम आयंस के 3 मोल मिलेंगे और FeCN6 इसके ऊपर -3। तो इसमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या है, एक एनायन है। देखो यहाँ कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या था, एक कैटायन था, और यहाँ कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या, एक एनायन। तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी। यानी कि जब कोऑर्डिनेशन स्पेयर एक एनायन हो, ठीक है जी, तो ये क्या है, जैसे हम और भी एग्जांपल, जैसे K3 कोबाल्ट CN का होल 5, CN का होल 5, और NO, जैसे सब CN का होल 5 मैं कहती हूँ, एक NO भी इसके लिगेंड में ले लें, NO भी लिगेंड में ले लें और इसको एक्वस में डालें, तो 3 पोटेशियम और कोबाल्ट CN का होल 5 और NO। तो इसमें जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर है वो भी एक क्या है, एनायन है, वो भी एक एनायन है। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, क्लियर। तीसरा हमारा इसमें जो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स होता है, नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स। नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स यानी कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर हैव नो चार्ज, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन स्पेयर हैव नो चार्ज, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। यानी कि ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा जैसे सपोज कोबाल्ट NH3 का होल थ्राइस Cl3, तो इस पर नो चार्ज, कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर कोई भी चार्ज नहीं है, ना तो कैटायन है ना एनायन। NiCO का होल 4, ठीक है, PtCl2NH3 का होल ट्वाइस, इस पर हमारा कोई भी चार्ज नहीं है, क्लियर, कोई भी चार्ज नहीं। तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर कोई चार्ज नहीं रखते, तब क्या है, वो हमारे नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो देखो मैंने क्या बताया, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स में जो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स में पहला टाइप कॉम्प्लेक्स क्या है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, जिसमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर कैटायन होता है, जैसे हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर कैटायन है। दूसरा एनायनिक कॉम्प्लेक्स, जिसमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर एनायन होता है। और तीसरा नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स, जिसमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर कोई भी चार्ज नहीं होता, विदाउट चार्ज। तो ये हमारी क्या हुई, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स हुई, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो मैंने डेफिनेशन और टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स मैंने बताया, क्लियर। अब हम बात करेंगे क्या डिफरेंस बिटवीन, जो हमारा डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में डिफरेंस, थोड़ा सा हम डिफरेंस करते हुए चल रहे हैं, एक डिफाइन करते हुए चल रहे हैं। क्या है डिफाइन, जो हमारा क्या क्या कॉम्प्लेक्स के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें जानकारी आनी चाहिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन किसी भी लेवल पे आ सकता है, एक रूट लेवल का भी आ सकता है, जो लाइनें आप छोड़ देते हैं एनसीईआरटी की बुक में, इसमें सब कुछ एनसीईआरटी और हमारा एडवांस लेवल का सारी चीज अवेलेबल है इसके अंदर, ये ध्यान रखें, हर चीज इसमें अवेलेबल है जो मैं आपके वीडियो में दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब यहाँ डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, तो इसको टेबुलर फॉर्म में मैंने लिख रखा है, आपको एक परफेक्ट नोट की तरह से यहाँ दिख रहा है, आप इसके नोट्स परफेक्टली बनाएं। तो complex are formed by combination of two or more stable compound in a definite stoichiometric ratio। मतलब कॉम्प्लेक्स क्या होता है, दो या दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड से बनता है, इनका स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो क्या रहता है, फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता, ये स्टोइचियोमेट्री फिक्स रहती है। लेकिन इसका सिग्निफिकेंस सॉलिड स्टेट एज वेल एंड एक्वस सॉल्यूशन, दोनों स्टेट में क्या रहता है, इसका सिग्निफिकेंस रहता है, ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया कि जैसे कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ कॉम्प्लेक्स में जैसे कोऑर्डिनेशन सॉलिड स्टेट में भी ऐसे एग्जिस्ट करता है, तो कोऑर्डिनेशन इस पे अपना एक्वस सॉल्यूशन में भी बना रहता है। तो ये ध्यान रखें कि हमारा दोनों में सिग्निफिकेंस है, दोनों चीजों में सिग्निफिकेंस है। डबल सॉल्ट क्या है, ये भी हमारा कॉम्बिनेशन टू और मोर स्टेबल कंपाउंड से बनता है और डेफिनेट प्रोपोर्शन में बनता है। इसका सिग्निफिकेंस ओनली सॉलिड स्टेट में है, सिर्फ सॉलिड स्टेट में इसका सिग्निफिकेंस है। जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन में आया, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता, एक्वस सॉल्यूशन में इसका सिग्निफिकेंस गायब हो जाता है, ध्यान रखें। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इसका सिग्निफिकेंस क्या हो जाता है, खत्म, ठीक है।
अब हम इसके जो दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट को भी समझें डिफरेंस का। दे कैन नॉट गिव टेस्ट ऑफ मेटल आयंस, दैट मीन्स मेटल आयन इन कॉम्प्लेक्स हैव नो सिग्निफिकेंस। यानी कि इसमें मेटल आयन फ्री नहीं होता। मेटल आयन क्या रहता है, फिक्स है, कंबाइन है, वो सराउंडेड है, उसको हम फ्री नहीं कर सकते। इसमें क्या है, जैसे ही आप एक्वस में डालोगे, एक्वस में जाने पर क्या होगा, इसका मेटल आयन का अपना सिग्निफिकेंस है, मेटल आयन का टेस्ट दे देगा। यानी कि इसमें जैसे कोई अभी आगे हम देखते हैं तो इसमें क्या सिग्निफिकेंस नहीं होता, इसमें मेटल आयन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। इसमें जो मेटल आयन होते हैं अपना सिग्निफिकेंस रखते हैं, मेटल आयन अपना टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। दैट मे बी, मतलब दैट मे बी आयनिक, नॉन आयनिक, बट कोऑर्डिनेशन स्पेयर हैज ओनली कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब इसमें आयनिक हो सकते हैं, नॉन आयनिक हो सकते हैं, बट कोऑर्डिनेशन स्पेयर हैज ओनली कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है जी। अब जब डबल सॉल्ट होते हैं तो डबल सॉल्ट में क्या होता है, दे आर आयनिक कंपाउंड बट हैव नो एनी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इनके अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, इसके अंदर कोई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं होता। सिर्फ क्या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कुछ भी नहीं होता, दे हैव नो कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड। इनमें सिर्फ आयनिक बॉन्ड होते हैं। फाइनली मैं इसका डिफरेंस मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्जाम्पल के साथ डिफरेंस करते हैं, ठीक है। डिफरेंस विद एग्जाम्पल, ठीक है जी। एग्जाम्पल के साथ डिफरेंस देखिए कहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको। एग्जाम्पल जो हमने दिए K4FeCN6 है, इसमें मैंने एक्वस में तो Fe फ्री नहीं हो सकता, Cn अलग नहीं हो सकते, और इसमें जो बॉन्ड है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। अब ये डबल सॉल्ट है, ये मोर सॉल्ट है, तो FeSO4 Fe आयंस का टेस्ट देगा, अमोनियम आयंस का टेस्ट देगा, सल्फेट आयन का टेस्ट देगा। इसकी कंपोजिशन फिक्स रहती है, इसकी भी कंपोजिशन फिक्स है, इसकी भी कंपोजिशन फिक्स है। इसका स्टोइकियोमेट्री जो रेशियो है कंपाउंड्स का सभी फिक्स है, इसमें भी फिक्स है। इसमें भी देखो ये हमारा कैटायनिक है, सॉरी एनायनिक है, ये कैटायनिक है। कैटायनिक में देखो इसमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर कैटायनिक है, कोबाल्ट हमारा +3 ऑक्सीजन दिखा रहा है, लेकिन अलग नहीं हो सकता। इसमें ये हमारा क्या है, ये पोटास एलम है, K2SO4 एल्युमिनियम सल्फेट और 24H पोटास एलम होता है, ठीक है जी। पोटास एलम जो फिटकरी जिसे हम कहते हैं, फिटकरी वही है, ठीक है। अब ये क्या है, टेट्राएमीन डाइक्लोराइड और निकल, ये हमारा नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स है जिसमें हमारा कार्बोनाइट दिया है। तो ये हमारे क्या, मैंने 1 2 3 एग्जाम्पल दिए, इसे एग्जाम्पल दिए। ये मेटल आयन का टेस्ट दे सकते हैं डबल सॉल्ट, ये मेटल आयन का टेस्ट नहीं दे सकते। तो ये डिफरेंस किस किस में हुआ, यानी कि हमारे डबल सॉल्ट और किसके अंदर, इसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। डेफिनेशन है, डेफिनेशन में क्या है, इनका डेफिनेट प्रोपोर्शन स्टोइकियोमेट्री होता है, स्टेबल कंपाउंड से बनते हैं, ये भी बनते हैं। इनका सिग्निफिकेंस सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन हो सकता है, इनका नहीं हो सकता। ये क्या है, ये मेटल आयन के टेस्ट नहीं दे सकते, ये मेटल आयन के टेस्ट दे सकते हैं। ये आयनिक और नॉन आयनिक होते हैं, लेकिन इनके जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर जो बॉन्ड बनते हैं वो सिर्फ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, इनमें सभी उनमें नहीं बनते, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनते किसमें, डबल सॉल्ट में। और इनके एग्जाम्पल, ये मैंने क्या किया, ये डिफरेंस बताया किसके बीच में, डिफरेंस बताया किसके बीच में, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच में। क्लियर। हाँ, अब हम बात करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जो कंपाउंड की कुछ बेसिक टर्म्स हैं, इन बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे। एक एक टर्म्स अपने आप में 6 टर्म है जो हमने पहले ही पॉइंट पर बताई हैं, वो सारी टर्म्स आपको जाननी है। क्लियर। सारी टर्म्स एक एक करके जाननी है, ये चीज ध्यान रखें, एक एक करके सारी टर्म्स जाननी है। तो सबसे पहला हम टर्म जो लीगेंड्स की बात करते हैं, लीगेंड, उसको हम लीगेंड्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं, लुईस बेस होती हैं, जिनके ऊपर लोन पेयर होते हैं, दैट कैन डोनेट द लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयंस, ठीक है। जैसे हमारा देखो, जब हमने बताया तो जैसे ये लीगेंड है, जैसे इसके अंदर देखो, इसके स्ट्रक्चर के अंदर ये लीगेंड है, इसके ऊपर लोन पेयर होता है, और ये इसके सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल्स के बीच में अपना लोन पेयर इसको देता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के जुड़ते हैं। तो ये लीगेंड्स लीगेंड, या एक ही टाइप के सारे लीगेंड है, अलग अलग लीगेंड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये लीगेंड्स क्या होते हैं, वो नेगेटिव स्पीसीज होती हैं, जो लुईस बेस हैं, जो लोन पेयर दे सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है, ड्यूरिंग द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। यानी कि ये लीगेंड जो होते हैं मेटल के साथ, सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना के जुड़े रहते हैं। तो इसमें हमारे जो टाइप ऑफ लीगेंड है, इसमें कुछ देरी की हो, टाइप ऑफ लीगेंड है, तो टाइप ऑफ लीगेंड है मोनोडेंटेड लीगेंड और यूनिडेंटेड लीगेंड। ऐसे लीगेंड जो सिर्फ एक लोन पेयर दे सकते हैं, तो सेंट्रल मेटल मतलब एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकते हैं,
ऐसा एक लिगेंड जो एक लोन पेयर दे सकता है, यानी कि इस तरीके से देखो यहाँ पर जो हमने जो अभी आपको बताया था, तो ये एक ही लोन पेयर देगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, एक लोन पेयर देगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, हर एक में एक ही एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना, हर एक यानी 1 2 3 4 5 6 लिगेंड है, अलग अलग 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं, अलग अलग बना रहे हैं, पर एक ही बना रहा है, ठीक है। अगर वो होगा तो मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं, तो एक लिगेंड क्या बना सकता है, एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है। क्लियर, ठीक है, क्लियर आई थी। तो यहाँ मोनोडेंटेड लिगेंड यानी कि एक ही लोन पेयर दे सकते हैं, ये सब लुईस बेस होते हैं। क्या होते हैं, लुईस इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, लुईस बेस हो सकते हैं, लुईस बेस होते हैं, और क्या करते हैं, लोन पेयर देते हैं किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है जी। अब यहाँ देखो फ्लोराइड आयन, जैसे हमारा नेगेटिव मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो यानी ये F नेगेटिव फ्लोराइड आयन, ठीक है जी। क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव, ब्रोमाइड आयन Br नेगेटिव, आयोडाइड आयन I नेगेटिव, यानी कि साइनाइड आयन Cn नेगेटिव, थायोसाइनाइड, थायोसाइनाइड क्या होता है, थायोसाइनेट बोलेंगे, साइनाइड थायोसाइनेट NCS नेगेटिव, आइसो NCS मतलब SCN और NCS में आइसो लग जाता है नेगेटिव। एसीटेट आयन CH3COO नेगेटिव, फॉर्मेट आयन HCOO नेगेटिव, ये सब एक ही लोन पर दे सकते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव, एमाइड आयन NH2 नेगेटिव, ठीक है जी। यहाँ सारी लिस्ट दिखा रहे हैं, सारी लिस्ट देखो ये क्या है, एक एक करके देखिए सारे मोनोडेंटेड लिगेंड का, ठीक है जी। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, साइनाइड, थायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड, एसीटेट, फॉर्मेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, एमाइड आयन, ऑक्साइड आयन यानी O-2, सल्फाइड आयन S-2, क्या, नाइट्रेट आयन NO3-, नाइट्राइट आयन NO2-, सल्फेट आयन SO4-2, सल्फाइड आयन SO3-2, या SO4-2, यानी सल्फेट, सल्फाइड, और ये थायोसल्फेट आयन, यानी कि थायोसल्फेट क्या होता है, H2O3-2, कार्बोनेट आयन CO3-2, और फॉस्फेट आयन PO4-3। एक आयमाइड आयन भी हो सकता है, आयमाइड, तो ये क्या होता है, NH-2, इसके ऊपर हमारे हम दिखा तो एक ही, जैसे हमारा 2 नेगेटिव होना चाहिए एमाइड, ठीक है जी। अब ये तो हमारे क्या हैं, सभी क्या हैं, सभी मोनोडेंटेड लिगेंड हैं, और ये सब इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। मैं अब ये दूसरे तरफ जो मैंने टेबल में बता रखा है, ये हमारे न्यूट्रल हैं, लेकिन एक ही लोन पेयर देंगे, और बेस हैं क्योंकि इनके ऊपर लोन पेयर होता है। अमोनिया NH3 जिसे हम एमाइन बोलते हैं, फॉस्फाइन PH3, यानी फॉस्फाइन PH3, ठीक है, कार्बोनाइल CO, नाइट्रोसाइल NO, ये थायोकार्बोनाइल का मतलब है CS, इसके ऊपर लोन पेयर होते हैं, सल्फर के ऊपर भी लोन पेयर होते हैं, तो एक दे सकता है। पायरिडाइन बेसिकली किस तरीके से, इसको मैं पायरिडाइन को मैं नीचे लिख देता हूं, पायरिडाइन में हमारा ये इस तरीके की, और ये पायरिडाइन, क्लियर है। ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, तो यानी कि जैसे C6H5, ये हो गया ट्राइफिनाइल और फॉस्फीन, इसमें फॉस्फीन, तो जैसे फॉस्फीन होता है ऐसे ही ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। मीथेन एमीन मतलब CH3NH2, इसके ऊपर लोन पेयर होता है।
फिर इथेनैमीन, इथेनैमीन में भी क्या है, जैसे आप देखें इथेनैमीन में क्या है, ये हमारा इथेनैमीन, क्लियर है, इथेनैमीन, इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर क्या दो लोन पेयर होते हैं, इथेनैमीन। तो देखो एक्वा हुआ, अमोनिया हुआ, फॉस्फिन हुआ, कार्बोनाइल हुआ, नाइट्रोसाइल हुआ, थायोकार्बोनाइल हुआ, पैराडाइन, पैराडाइन का स्ट्रक्चर मैंने ये बना रखा है, जैसे पैराडाइन यहाँ मैं अलग से बनाऊं तो ये इस तरीके से एक हमारा नाइट बेंजीन रिंग में एक नाइट्रोजन आ जाता है और इस पर लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर दे सकता है, ठीक है। ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन यानी कि फिनाइल ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन, तो ये सब क्या है, मिथेनैमीन, और ये सब हमारे क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड, ये सारे के सारे क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड। ये फिर दोबारा से, यानी कि ये तो हमारे न्यूट्रल वाले हैं और ये हमारे क्या है, यानी कि ये यहाँ जब देखेंगे ये एनायनिक वाले सारे, ठीक है। और ये कम से कम आपको क्या होने चाहिए, याद रहने चाहिए, सभी याद रहने चाहिए, क्लियर है, कम से कम इतने तो याद रखने पड़ेंगे। पूरा का पूरा लिस्ट है, आप लिस्ट को पूरा देखिए अच्छी तरह से। ये हमारा यहाँ NH2 नेगेटिव, ठीक है जी, इसके तरीके से इसको यहाँ क्लियर है। तो ये हमारे क्या है, मोनोडेंटेड लीगेंड, मोनोडेंटेड लीगेंड, क्लियर है। अब हम बात करेंगे मोनोडेंटेड के बाद क्या, बाइडेंटेड और डाइडेंटेड लीगेंड, बाइडेंटेड और डाइडेंटेड लीगेंड। मोनोडेंटेड की लिस्ट आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे क्या, बाइडेंटेड और डाइडेंटेड लीगेंड, जो दो लोन पेयर यानी कि लीगेंड यानी कि लुईस बेस हैं, कैन डोनेट टू लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब एक ही साथ सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या बनाएंगे, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि जैसे ऐसा लीगेंड होगा जो दो लोन पेयर देगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ, ठीक है जी। अब जैसे इसमें इथाइलिन इसके, यानी कि लीगेंड ऐसे लीगेंड जो दो लोन पेयर दे सकते हैं सेंट्रल मेटल एट ए टाइम, तो जैसे मैंने कहा इथाइलिन डायमीन, तो इसके ऊपर चार्ज वगैरह देखना है, तो देखो अब यहां देखो दो NH2 ग्रुप है, ठीक है, ये इथाइलिन डायमीन EN शॉर्ट फॉर्म में, इसको हम इथेन 1,2 डायमीन भी कह देते हैं, क्या कहते हैं, इथेन 1,2 डाइएमाइन भी कह देते हैं आयतक नेम के हिसाब से, ठीक है जी। एक लोन पेयर इधर से देगा और एक लोन पेयर इधर से देगा, तो दो देंगे, ठीक है जी। ऑक्जिलेट आयन, ऑक्जिलेट आयन, यहाँ लोन पेयर होते हैं, यहाँ पर भी लोन पेयर होते हैं, एक ये देगा और एक ये देगा, तो दो होगा, सेंट्रल मेटल हमको कितने देंगे, दो देंगे, ठीक है, दो देंगे। तो इथाइलिन डायमीन हो गया, ऑक्जिलेट आयन हो गया। अब ग्लाइसिनेट आयन, ग्लाइसिनेट आयन में क्या है, यानी कि किस तरीके के ग्लाइसिनेट आयन, यानी कि CH2 एक में एसीटेट मतलब ये होता है और एक तरफ NH2। देखो इसके ऊपर ऑक्जिलेट आयन के ऊपर दो नेगेटिव है, यहाँ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ -1 चार्ज है, तो यहाँ एक लोन पेयर इधर से मिलता है और एक लोन पेयर इससे मिलता है, ठीक है जी, दो मिल गए, दो लोन पेयर आपको मिल गए, क्लियर, दो लोन पेयर मिल जाएंगे, क्लियर। अब यहां देखो 1 2 3 ये तीनों बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए, तीनों क्या हम तो जो कह रहे हैं कि वो सारे ही आपको आने चाहिए, कंपटीशन के पर्पज में हमारे सारे आ सकते हैं, ठीक है जी। डाई मिथाइल ग्लाइकोजाइम DMG जिसे हम बोलते हैं, तो ये है क्या, तो देखो CH3C और फिर ये आपस में बॉन्डेड है CH3C, डबल बॉन्ड N और डबल बॉन्ड N, ठीक है जी, डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड, इस पर OH होता है, इसका लोन पेयर यहाँ जाता है और फिर इससे एक O नेगेटिव जुड़ा रहता है, तो यहाँ इस पर लोन पेयर होने की वजह से ये देखो, तो इसको क्या कहते हैं, डाई मिथाइल ग्लाइसोऑक्जाइम DMG, ठीक है। डाई पैराडाइन में क्या है कि दो हमारी पैराडाइन रिंग आपस में जुड़ी रहती है, एक ये पैराडाइन है, ये दूसरी पैराडाइन रिंग, ये दोनों पैराडाइन रिंग, यहाँ लोन पेयर, यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर, एक ये दे सकता है एक ये दे सकता है, दोनों लोन पेयर दे सकते हैं।
क्लियर, ये दो दो लोन पेयर दे सकते हैं। अब ये हमारा एसिटाइल एसीटोनेट, एसिटाइल एसीटोनेट, ये क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH फिर C और ये फिर CH3, और इससे क्या होगा, यहाँ O जैसे कुछ O नेगेटिव जैसे अल्कोहल वगैरह जैसे लगा हुआ है नेगेटिव, एक लोन पर यहाँ से मिलेगा और एक लोन पे इससे मिलेगा। ठीक है जी, ये क्या है, एसिटाइल एसिटाइल एसीटोनेट ACAC। ठीक है जी, ACAC। हाँ जी, ये सारे के सारे दूसरे टाइप के लिगेंड थे, दूसरे टाइप के लिगेंड। दूसरे टाइप के लिगेंड में क्या क्या मैंने बताया, इसको ध्यान से देखें। पहला मैंने इथाइलिन डायमीन, इसका स्ट्रक्चर, इसके ऊपर चार्ज देख लें, इसके ऊपर -1 चार्ज है, इसके ऊपर 0 चार्ज, यानी क्या है 0, इसके ऊपर -2 चार्ज है। ग्लाइसिनेट आयन, ग्लाइसिनेट आयन के ऊपर -1 चार्ज है, और DMG डाई मिथाइल ग्लाइकोजेन, इसके ऊपर एक ही -1 चार्ज है। ठीक है जी, डाइपैराडाइन, इस पर कोई चार्ज नहीं है, 0, नो चार्ज। और एसिटाइल एसीटोनेट, इसके ऊपर -1 चार्ज है, एक के ऊपर चार्ज है तो एक नेगेटिव, तो -1 चार्ज लिख सकते हैं। क्लियर है, तो ये सारे एग्जाम्पल आपके किसके थे, ये किसके हैं, बाइडेंटेड लिगेंड या डाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है जी, ऊपर बाइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, जो दो लोन पेयर दे सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, दो लोन पेयर, जैसे हमारे देखते हुए देखा। क्लियर, अब हम बात करेंगे ट्राइडेंटेड लिगेंड। ट्राइडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, यानी कि दो लिगेंड कैन डोनेट 3 लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म 3 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, टू फॉर्म 3 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब यहाँ देखो, इसमें डाइथाइलिन ट्राइएमीन, तो देखो नाइट्रोजन ये H लगा हुआ है, और ये CH2 CH2 NH2, फिर ये CH2 CH2 NH2। देखो यहाँ एक लॉन पेयर इस नाइट्रोजन पर, एक लॉन पेयर इस पे, और एक इस पे, तो देखो एक लॉन पेयर यहाँ से सेंट्रल मेटल को जाता है, एक यहाँ से जाता है और एक यहाँ से जाता है, तो 3 हो गए। तो इसलिए ट्राइडेंटेड है, 3 लॉन पेयर दे सकता है। तो यहाँ देखो, एक इथाइलिन, दूसरा इथाइलिन, तो डाइथाइलिन ट्राइएमीन, 1 2 3 ट्राइएमीन, तो डाइथाइलिन ट्राइएमीन इसका नाम है। क्लियर है, इसके अंदर हम एक ही देखेंगे, यानी कि ट्राइडेंटेड लिगेंड, ऐसे लिगेंड जो क्या कर सकते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को क्या कर सकते हैं, 3 लॉन पेयर दे सकते हैं, 3 लॉन पेयर दे सकते हैं, उनको कहते हैं ट्राइडेंटेड। अब टेट्राडेंटेड लिगेंड, जो सेंट्रल मेटल एटम को कितने लिगेंड लॉन पेयर दे सकते हैं, 4 लॉन पेयर दे सकते हैं, 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है, ट्राइथाइलिन टेट्राएमीन, इसमें भी वही इसी तरीके से है, यानी कि CH2 CH2, एक इथाइलिन, एक नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, इसमें मैं HH दिखा रहा हूँ, HH दिखा रहा हूँ, और फिर CH2 CH2 NH2, CH2 CH2 NH2, एक लॉन पेयर यहाँ, एक लॉन पेयर यहाँ, एक लॉन पेयर यहाँ, और एक लॉन पेयर यहाँ। तो ये आएगा यहाँ से, ये आएगा यहाँ से, ये आएगा यहाँ से, ये आएगा। तो देखो, एक इथाइलिन, दूसरा इथाइलिन, तीसरा इथाइलिन, तो इथाइलिन इथाइलिन इथाइलिन, ट्राई इथाइलिन टेट्राएमीन, 1 2 3 4, 4 एमीन, तो टेट्राएमीन। कैसे, 1 2 3 इथाइलिन, तो ट्राई इथाइलिन, 1 2 3 4, 4 एमीन, ये एमीन है, ये एमीन है, ये एमीन है, ये एमीन है, और ये एमीन। तो 4 जगह से इसको लॉन्च पर मिल रहा। तो क्या है, मतलब यहाँ मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, तो यानी कि आपको दोबारा क्लियर ना दिखे, तो क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप देख लीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से इस पर H है, यहाँ पर भी H है,
ठीक है जी। तो अब ये लॉन पेयर है, इस पे लॉन पेयर है, यहाँ लॉन पेयर है नाइट्रोजन पे, यहाँ लॉन पेयर है, तो यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा और यहाँ से मिलेगा। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ रही है। हाँ जी, जो हमारा चौथा टाइप का लिगेंड है टेट्राडेंटेट लिगेंड, ठीक है, तो यानी ट्राई इथाइलिन टेट्रा है जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया। अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट अगला लिगेंड है पेंटाडेंटेट लिगेंड। क्या? पेंटाडेंटेट। पेंटाडेंटेट लिगेंड यानी कि 5 लॉन पेयर दे सकता है, यानी दोज लिगेंड दैट कैन डोनेट 5 लॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म 5 कॉन्स्टेंट बॉन्ड ड्यूरिंग द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। यानी कि 4 बॉन्ड क्या करेगा, मतलब पेंटा है तो 5 बनाएगा, ठीक है जी। इसका एग्जाम्पल हमने लिखा है इथाइलिन डायमीन ट्राई एसीटेट। देखो इथाइलिन का मतलब इथीन, इथेन जो भी इसका डेरिवेटिव है। अब हम क्या करें, डाईएमीन। अब इसमें एसीटेट, ट्राई एसीटेट, इस पे भी मैं एसीटेट लगा देता हूं, एसीटेट है, और इस पे मैं एक ही एसीटेट लगा रहा हूं, वो किसी पे भी हो सकता है, ठीक है जी। तो इथाइलिन डायमीन ट्राई एसीटेट, इथाइलिन डायमीन 1 2 3 ट्राई एसीटेट। एक लॉन पेयर यहां से मिलेगा, एक यहां से मिलेगा, और एक यहां से मिलेगा, और एक इस नाइट्रोजन से मिलेगा, और एक इस नाइट्रोजन से मिलेगा। कितने मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5, तो इसीलिए पेंटाडेंटेट है। EDTA-3 बोलते हैं, इथाइलिन डायमीन ट्राई एसीटेट आयन EDTA-3, क्योंकि 1 2 3, क्योंकि इसके ऊपर -3 चार्ज हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे क्या है, पेंटाडेंटेट। हेक्साडेंटेट, इनके बारे में अच्छी तरह से जानना बहुत जरूरी है। और हेक्साडेंटेट मतलब 6 लॉन पेयर रखते हैं, यानी कि इनके ऊपर 6 लॉन पेयर दे सकता है टू द सेंटर। 6 लॉन पेयर होते ही नहीं, 6 लॉन पेयर क्या हो सकता है, सेंट्रल मेटल एटम को दे सकते हैं, ठीक है जी। किस तरीके से दे सकते हैं, तो इसमें बस यही इसी वाले मॉलिक्यूल्स में जो एक H है, उसको जो हमारे इसी मॉलिक्यूल में जो हमारा EDTA-3 किया ना, तो ट्राई की जगह टेट्रा एसिड कर दो, इसकी जो है एसिड आयन लगा दो, बस इतनी सी बात है, ठीक है। इसमें भी यही एग्जाम्पल है, तो याद रखना कोई मुश्किल नहीं है। और ये कॉम्प्लेक्स टाइप के क्या है, लिगेंड, ठीक है, हमारे हाईली कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी। तो इसका भी स्टेट ड्रॉ करते हैं। तो ये इथाइलिन डायमीन ट्राई की जगह क्या बोलेंगे, टेट्रा एसीटेट है, टेट्रा एसीटेट है, टेट्रा एसीटेट है। तो देखो इसमें 4 यानी EDTA-4 है, इथाइलिन डायमीन 1 2 3 4 टेट्रा एसीटेट, एसीटेट एसीटेट एसीटेट। तो एक लॉन पर यहाँ से मिलेगा, एक लॉन पर यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से इससे, और फिर नाइट्रोजन पर लॉन पेयर एक यहाँ से मिलेगा और इस नाइट्रोजन पर। तो हमारे कितने लॉन पेयर मिल रहे हैं, 6 लॉन पेयर मिल रहे हैं। तो 6 लॉन पेयर यानी कि 6 हेक्स, मतलब 6 हेक्साडेंटेट, क्लियर है। तो ये हमारा हेक्साडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल, हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट, the ligand which can donate the 6 lone pair to a central metal atom to form 6 coordination bond is called hexadentate. Example ethylene diamine tetraacetate यानी EDTA। तो ये किस तरीके से आपको मैंने दिखाया, क्लियर। तो ये इसके अलावा 2 स्पेशल टाइप के लिगेंड भी हैं, 2 स्पेशल टाइप के लिगेंड भी हैं, स्पेशल टाइप। अब वो स्पेशल टाइप लिगेंड कौन से हैं जरा उनको भी देखते हैं, ठीक है। 2 स्पेशल टाइप लिगेंड कौन से हैं, हमारा एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड किस टाइप का लिगेंड होता है, इसको भी हम जाने, यानी कि ऐसे लिगेंड इसमें 2 डिफरेंट एटम क्या कर सकते हैं, कैन डोनेट, 2 डिफरेंट एटम्स कैन डोनेट द लॉन पेयर टू अ सेंट्रल मेटल एटम, बट एट ए टाइम ओनली 1 एटम कैन क्या करेगा, डोनेट करेगा।
एक टाइम पर एक ही करेगा, ऐसे को हम क्या कहते हैं, हम एम्बिडेंटल लिगेंड कहते हैं। जैसे NO2 -1, NO2 है और ये -1, NO2 -1। तो इसमें एक बार तो क्या होता है, किस तरीके से दे सकता है, यानी कि इस पर लॉन ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, ये दे सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे, ओ नाइट्राइट, या हमारा ओ नाइट्रो भी बोल सकते हैं, या सिंपल नाइट्राइट बोल सकते हैं। ठीक है जी। दूसरे यानी कि एक तो ये हो सकता है, दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि ये इसमें क्या हो कि ये डबल बॉन्ड ओ और ये, और इस पर लॉन पेयर है और इसका ये नाइट्रोजन दे। तो नाइट्रोजन देगा तो इसको क्या बोलेंगे हम, एन नाइट्राइट बोलेंगे, एन नाइट्राइट, या फिर एन नाइट्रो, क्या बोलेंगे, एन नाइट्राइट या एन नाइट्रो, ये चीज बोल सकते हैं। तो ये हमारे किसके, इसके हमारे दो हो गए। अब यहाँ इसमें कौन एक बार तो क्या दे सकता है, सल्फर दे सकता है, यानी कि SCN, इस पर नेगेटिव है तो इस सल्फर, तो इसको क्या बोलते हैं, थायोसाइनाइड, क्या बोलते हैं, थायोसाइनाइड, साइनाइड, क्या बोलेंगे उसके इसमें, थायोसाइनाइड बोलेंगे। क्लियर है, थायोसाइनाइड, साइनेट बोल दो, यानी कि थायोसाइनेट। ठीक है। हाँ, दूसरे में हमारा नाइट्रोजन देने का काम करेगा, यानी कि नाइट्रोजन दे सकता है, तो इसको बोलते हैं आइसो थायोसाइनेट, आइसो थायोसाइनेट बोलो, साइनेट। ठीक है, आइसो थायोसाइनेट। ठीक है जी। तो इसमें हमारा एक बार तो यानी कि ये दो हो गए, यानी कि ये हमारा अलग है और ये अलग है। क्लियर है। इधर देखो NCN में हमारा जो हमारा NCN है, तो एक बार इसमें सल्फर देगा तो थायोसाइनेट आएंगे, और दूसरे में NCS देगा, नाइट्रोजन देगा, नाइट्रोजन लॉन्च पर देने का काम करेगा, तो इसको आइसोथायोसाइनेट बोलते हैं, इसको थायोसाइनेट और आइसोथायोसाइनेट। तो ये दो एम्बिडेंट लिगेंड है। क्या है, एम्बिडेंट लिगेंड के एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2, ये दो फॉर्म से हमारे क्या कर सकते हैं, तो इनके नाम अलग अलग हो जाते हैं। क्लियर है। और एम्बिडेंटेड लिगेंड का क्या मतलब है, ऐसे लिगेंड जिसमें एट ए टाइम मतलब दो एटम है लॉन पर दे सकते हैं, इसमें ऑक्सीजन भी दे सकता है, नाइट्रोजन भी दे सकता है, बट एट ए टाइम, इस टाइम यहाँ ऑक्सीजन दे रहा है, इस टाइम क्या कर रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है, तो ऐसे लिगेंड को क्या कहते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड कहते हैं। अब ये क्या है, SCN, जिसमें थायोसाइनेट है, तो इसमें एक बार सल्फर दे रहा है तो थायोसाइनेट ही बोलेंगे, और एक बार नाइट्रोजन दे रहा है तो इसको आइसोथायोसाइनेट बोलेंगे। नाम अलग हो जाते हैं। क्लियर है, नाम अलग हो जाते हैं, ये की चीज ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे किसकी, चिलेट लिगेंड और चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स। The bidentate or polydentate ligand that can form cyclic complex are said to be chelate ligand, और जो फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स है वो सिंपली चिलेट कहलाता है। जैसे सपोज में इथाइलिन डायमीन, ये इथाइलिन डायमीन, तो इसमें नाइट्रोजन लॉन पे देता है, नाइट्रोजन लॉन पे देता है किसको, कॉपर को। ठीक है जी। और फिर यहाँ इथाइलिन डायमीन, यानी कि दो बार एक ही लिगेंड है, ये लॉन पर दे रहा है, ये इसको लॉन पर दे रहा है, और इसके ऊपर सिंपली हमारे सपोज पॉजिटिव 2 है। तो देखो ये जो हमारा इथाइलिन वाला, इथाइलिन डायमीन, ये जो लिगेंड है, इसको हम कहते हैं चिलेट लिगेंड। क्या कहेंगे, चिलेट लिगेंड, चिलेट लिगेंड, क्या कहेंगे इसको, चिलेट लिगेंड। क्लियर, चिलेट लिगेंड। और ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हुआ है, एक हमारा चिलेट लिगेंड, ये भी, दोनों हमारे मिलकर क्या बनना है, चिलेट लिगेंड है, ये भी चिलेट लिगेंड है। लेकिन ये पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हो रहा है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स, इसको सिंपली क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिंपली चिलेट, सिंपली चिलेट, चिलेट। तो यानी कि बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड जो साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड जो साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ऐसे लिगेंड्स को हम क्या कहते हैं, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स, चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं। और जो फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स है उसको हम सिंपली क्या कहते हैं, चिलेट कहते हैं। सिंपली क्या कहते हैं,
चिलेट कहते हैं। क्लियर है? आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होगी। यानी बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड जो साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं उनको हम चिलेट लिगेंड और सिंपली चिलेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। चिलेट या सिंपली चिलेट कॉम्प्लेक्स। क्लियर? हेलो। हाँ जी, चिलेट कॉम्प्लेक्स क्या है, बात समझ में आई? चिलेट यानी कि बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड दैट कैन फॉर्म साइक्लिक कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड चिलेट लिगेंड एंड फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड चिलेट कॉम्प्लेक्स। क्लियर? ये हमारा कॉम्प्लेक्स जो है जिसमें हमारा ये बाइडेंटेड लिगेंड बाइडेंटेड लिगेंड ये हमारा चिलेट लिगेंड है और फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स को आप क्या कहते हैं? सिंपली चिलेट के नाम से। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा दूसरा बेसिक टर्म्स की बात करते हैं। हम बात करते हैं किसकी? ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ जी, ये हमने किसकी बात की? लीगेंड की बात की, मोनोडेंटेड बाइडेंटेड पॉलीडेंटेड जो भी हमारे लीगेंड है सारे लीगेंड की बात हो गई बेसिक टर्म्स के अंदर। अब अगला बेसिक टर्म्स है हमारा क्या? ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। देखो, जब किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो हमारा दूसरी स्पीसीज हैं उनको आयंस की फॉर्म में ले तो सेंट्रल मेटल एटम पर जो भी चार्ज बेस साइन के साथ एटम होता है, जबकि दूसरी स्पीसीज को हम किसके साथ लें? कि आयंस की फॉर्म में लें तो उसको क्या कहते हैं? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट इसको एग्जाम्पल से निकालते हैं। जैसे सपोज K3Fe ये है, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो भैया किसकी? आयरन की। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। जब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाएगी तो क्या होगा? यानी पोटेशियम का तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के रूल्स हैं, उन सबको देखो। तो इसमें रूल्स यानी कि पोटेशियम का +1 होता है सभी कंपाउंड्स में और नंबर में कितना? 3। आयरन का नहीं पता, निकालना है। और Cn हमारा भी मैंने बताया -1 चार्ज कितने नंबर में? 6। ओवरऑल चार्ज कितना है? 0। ठीक है जी। तो इसको सॉल्व कर लो तो x इक्वल टू क्या होगा? 6 और ये -3 तो x इक्वल टू +3। तो इसमें +3 चार्ज है किसका? पोटेशियम मतलब सॉरी Fe जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है उस पर क्या है? +3 चार्ज। क्लियर? अब यहाँ देखो कोबाल्ट NH3 का होल 4 Cl2 और सपोज C है, ये है। अब इसमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहेंगे किसका? कोबाल्ट का, सेंट्रल मेटल एटम का। या ऑक्सीडेशन नंबर क्या है या ऑक्सीडेशन स्टेट, बात एक ही है। ठीक है जी। कोबाल्ट का X मान रहे हैं। अमोनिया न्यूट्रल है, नो चार्ज और Cl पर -1 नंबर में 2 है और प्लस एक और नंबर में है अलग अलग, ओवरऑल चार्ज 0। तो x इक्वल टू क्या होगा? 2 + 1 तो यानी x इक्वल टू आ गया +3 चार्ज आ गया। क्लियर? क्लियर? अब जैसे सपोज PtCl2NH3 का होल ट्वाइस। ठीक है जी, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, Pt का निकालो। तो यानी x मानो Cl पर -1 × 2 और +0 × 2 ओवरऑल चार्ज 0। तो x इक्वल टू कितना होगा? 2। तो यहाँ प्लेटिनम का ऑक्सीजन कितना है? प्लस ऑक्सीजन स्टेट ऑफ प्लस मतलब कितना है? +2। क्लियर है?
यानी कि यहाँ पर आपका +2 ऑक्सीजन स्टेट है किसका, प्लेटिनम का। ऐसे हमारे कुछ और भी कॉम्प्लेक्स निकाल सकते, सभी कॉम्प्लेक्स का आप निकालते जाइए। सभी ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि ऑक्सीडेशन, सभी कंपाउंड के अंदर सेंट्रल मेटल एटम का कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीजन स्टेट निकालना बहुत जरूरी है और वो आपको आना ही आना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं दूसरा कॉम्प्लेक्स लेता हूं। सपोज कोबाल्ट Cl NO2 NH4 NH3 का होल 4 सॉरी और नाइट्रेट। ठीक है जी, अब आप इसमें किसका, कोबाल्ट का निकालो। माना X Cl-1 होता है और इंटू 1 और प्लस ये भी -1 होता है इंटू 1 और ये 0 इंटू 4 और प्लस -1 इंटू 1। तो यहाँ देखो कितना हुआ, ये भी इधर जाके प्लस, ये भी प्लस, तो यानी कितना होगा, +1 +1 +1 यानी x इक्वल टू +3। ठीक है जी, +3 निकल के आ गया। क्या निकल के आया, +3 निकल के आया, +3 इसका कोबाल्ट का। अब यहाँ देखो मैं कुछ और कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स भी, जैसे क्या है, सपोज जिसमें बोथ कैटायंस और एनायंस दोनों ही क्या हैं, जैसे PtCl2 NH3 का होल 4, एक ये भी स्क्वायर ब्रैकेट है, कॉम्प्लेक्स है, और दूसरा मैं PtCl4 ये भी ले रहा हूं। ठीक है जी, तो इसमें आपको क्या करना है कि कैटायंस का अलग करो और एनायंस का अलग करो। अब यहाँ हमारा ये कैटायन है और ये एनायन है। प्लेटिनम का या तो 2 होता है या 4 होता है, तो इसमें मैं अगर इसको +2 मान के चलूंगा, +2 तो इसको -2 मानूंगा, इसको +1 बनूंगा तो -1, तो इसमें +2 लेके चलना पड़ेगा और इसका -2 लेके चलना पड़ेगा। तो इसमें देखो प्लेटिनम का x -1 इंटू 2 और ये 0 इंटू 4, ओवरऑल चार्ज कितना लिखेंगे, +2। ठीक है जी, तो x इक्वल टू 2 + 2 जाते यानी कितना होगा, +4 होगा, +4 होगा पहले कैटायन में। अब इस वाले पार्ट में देखो x Cl का -1 इंटू 4 ओवरऑल -2, तो x इक्वल टू क्या होगा, -2 और +4, तो यानी कितना निकला, +2 इक्वल टू +2। ठीक है जी, तो इस पार्ट में प्लेटिनम का ऑक्सीजन कितना +2 है और इसमें कितना है, +4 है। तो चीज ध्यान रखना, इसमें +4 है और इसमें +2, क्योंकि +1 चार्ज, +1 और -1 चार्ज लेकर लूंगा तो कभी भी ऑक्सीजन इसकी कितनी निकल के आएगी, इसकी निकल के आएगी +3 और इसकी निकल के आएगी +3, जो होती नहीं है प्लेटिनम की। प्लेटिनम की ऑक्सीजन स्टेट हमारी +4 और +2 ज्यादा स्टेबल है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए देख। क्लियर है, आप और भी एग्जाम्पल समझें और एक और एग्जाम्पल देख लें। जैसे सपोज आपके सामने ऐसे ही कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, कॉम्प्लेक्स जो हमारे, जो जिसमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर दोनों ही है, यानी कि जैसे कोबाल्ट Cl2 NH3 का होल 4, एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर है और यहाँ मैं 3 लगा देता हूँ बेस में, और दूसरा है क्रोमियम Cn का होल 6, ये भी है। क्लियर है, तो इसमें हमारा यहाँ दिख रहा है कि यानी कोबाल्ट Cl2 NH3 का होल 4 और इसके ऊपर कितना दिखाई देना चाहिए, प्लस, और यहाँ हमारा 1 है तो +1 ही होगा, और ये CrCn का होल 6 और इस पे हमारा -3। ठीक है जी, अब इसका निकाल के देखो इसमें, तो इसमें क्या निकले, इसका मैं इसमें निकाल रहा हूँ, ये यहाँ निकाल रहा हूँ। ठीक है, जब मैं इसका निकाल रहा हूँ x + -1 इंटू 2 और प्लस 0 इंटू 4 इक्वल टू +1, +1, तो कितना निकल के आया, x इक्वल टू +1 और +2, तो यानी कि 3 निकल के आ गया। अब इसमें देखो इसको निकालो, तो यानी x और Cn -1 इंटू 6 इक्वल टू -3। ठीक है जी, तो x इक्वल टू -3 + 6, तो यानी कितना निकल के आ गया, x इक्वल टू +6 निकल के आ गया, सॉरी +3 निकल के आ गया, +3। ठीक है जी, +3 निकल के आया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं किसका, सेंट्रल मेटल एटम का। जो भी काम करना है सेंट्रल मेटल एटम का ही करना है, जो भी काम करना है सेंट्रल मेटल एटम का ही करना है। क्लियर है, जो भी करना है सेंट्रल मेटल एटम का करना है। किस तरीके से, देखो मैंने एक तो ये एग्जांपल बताया, दूसरा मैंने ये बताया, ठीक है, तीसरा मैंने एग्जांपल ये बताया, चौथा ये बताया, ठीक है, पांचवा मैंने डबल हमारे लेके चल बताया,
और छठा भी मैंने डबल लेके बताया, 6 मैंने एग्जाम्पल बताया। ठीक है जी, तो ये 6 एग्जाम्पल से आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना समझ में आया होगा। क्लियर। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के बाद हम बात करेंगे अब कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे जब हम स्टार्टिंग में बता रहे थे तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमने कहाँ बताया था, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको किस जगह बताया था? सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि जब हमारा कोई कॉम्प्लेक्स होता है जैसे यहाँ, तो ये नंबर जो दिखाई देता है, ये जो नंबर है, ये नंबर ही क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर, CN जिसे कोऑर्डिनेशन नंबर, ऐसे ये हमारा नंबर है। ये नंबर निकलता क्या है? बेसिकली नंबर ऑफ डोनर साइड ऑफ द लीगेंड, नंबर ऑफ डोनर साइड ऑफ द लीगेंड। ठीक है, ये क्या क्या है? नंबर ऑफ डोनर साइड ऑफ द लीगेंड्स। अब ये कहेंगे सम ऑफ ऑल लोन पेयर्स, यानी क्या होते हैं? सम ऑफ ऑल लोन पेयर डोनर साइड ऑफ द लीगेंड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयंस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का फॉर्मूला है तो नंबर ऑफ डोनर साइड ऑफ द लीगेंड इनटू नंबर ऑफ लीगेंड, और ये काम कंटिन्यू करते जाइए। तो इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। देखो सपोज कोबाल्ट En का होल ट्वाइस Cl2 और Cl, ये मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिया, इस कॉम्प्लेक्स में Cn ऑफ द कोबाल्ट निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट निकालना है। तो क्या निकालें? नंबर ऑफ लीगेंड कितने? 2। और कैसा डेंटेड है? En कैसा डेंटेड लीगेंड है? बाइडेंटेड। En कैसा डेंटेड लीगेंड है? बाइडेंटेड लीगेंड। जैसे मैंने कहा बाइडेंटेड लीगेंड की लिस्ट मैंने बताई, कहाँ बताई? बाइडेंटेड लीगेंड यानी इथाइलिन डायमीन En। तो ये इथाइलिन डायमीन कैसा लीगेंड? बाइडेंटेड लीगेंड है। कैसा लीगेंड है? बाइडेंटेड। यानी कितने लोन पर देगा? कितने लोन पर देगा? 2 लोन पर देगा। दूसरा लीगेंड की शुरुआत करते हैं, प्लस सोन का मतलब है 2 लीगेंड है और मोनोडेंटेड है, तो कितना हुआ? 4 + 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकला? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकला इसमें? कोबाल्ट का 6। ठीक है, इस तरीके से यानी कि PtCl2NH3 का होल ट्वाइस और ये स्क्वायर। तो अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो किसका? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम का निकालो कि क्या है? नंबर ऑफ लीगेंड मोनोडेंटेड है, नंबर ऑफ लीगेंड मोनोडेंटेड है, यानी 2 प्लस मोनोडेंटेड लीगेंड है, मोनोडेंटेड। ठीक है जी, 2 + 2 कितना आया? 4। तो यानी कि यहाँ देखो प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो हमारा नंबर 2 लीगेंड है, कैसा? Cl कैसा? मोनोडेंटेड लीगेंड है। ये दूसरे लीगेंड भी हमारे दो हैं और कैसा डेंटेड है? मोनोडेंटेड है। तो 2 यहाँ से और 2 यहाँ से कितना होगा? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकला? 4 निकला। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकला? 4 निकला। क्लियर? तो हम क्या कर रहे हैं? हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे हैं। देखो और भी देख लो, जैसे हम और देखें क्या है। सपोज कोबाल्ट Cl NO2 और NH3 का होल 4। ठीक है जी, ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में ले लिया और NO3 बाहर है। ठीक है जी, NO3 बाहर है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ किसका निकालना है? कोबाल्ट का। तो 1 × 1 1 × 1 और प्लस 4 × 1। ठीक है जी, 1 + 1 + 4 = 6। क्लियर है? कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे नंबर ऑफ डोनर साइड ऑफ ऑल लीगेंड, नंबर ऑफ डोनर साइड ऑफ ऑल लीगेंड, नंबर ऑफ डोनर साइड। क्लियर है? जैसे सपोज CrC2O4 का होल थ्राइस, ये होल थ्राइस, और इसके ऊपर सपोज मैं -3 भी दिखा देता हूँ। ठीक है जी, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो किसका? Cn का। तो Cn ऑफ क्रोमियम कितना होगा? 3 लीगेंड है और बाइडेंटेड है, सीधा सीधा 6 होगा। क्लियर है? कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आया होगा, आई होप्स। क्लियर? कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आपको आया होगा सेंट्रल मेटल, यानी कि हम जो भी करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर जो निकाल रहे हैं किसका निकाल रहे हैं? सेंट्रल मेटल एटम का निकाल रहे हैं। क्लियर? अब हमको क्या करना है? अगला जो हमारा बेसिक्स, जो हमारी बेसिक्स है अगला, तो हमारा बेसिक्स में अगली बेसिक टर्म है तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन, यानी EAN नंबर निकालना। EAN नंबर क्या है? EAN नंबर क्या है? EAN नंबर क्या है? आप EAN को समझे।
EAN क्या है? EAN नंबर यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। तो ये EAN नंबर कैसे निकालते हैं? यानी कि सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन अटेन बाय द atomic orbital of the central metal atom or central metal ion of the coordination sphere is called EAN number। ठीक है, EAN नंबर निकालने का रूल है, EAN नंबर निकालने का रूल है, Z एटॉमिक नंबर होता है। यहां हमारा Z क्या है? Z क्या है? एटॉमिक नंबर किसका? एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। CN क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। CN क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। और ON क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर कहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट कहिए, ऑक्सीडेशन नंबर कहिए। ये चीजें हैं। तो हम जैसे किसी का भी EN नंबर निकालना, सपोज मैं निकाल रहा हूं K3 FeCN का होल 6 ये है। तो आप EAN निकालो, EAN ऑफ आयरन। ठीक है जी, कैसे निकालेंगे? अब Z ऑफ आयरन कितना होता है? वो 26 होता है। ठीक है जी, तो Z ऑफ आयरन 26, तो EAN हम यहाँ निकाल रहे हैं, तो Z प्लस ट्वाइस ऑफ दी CN और माइनस O1। तो ये सारी कैलकुलेशन करो तो 26 और 2 इंटू इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आ रहा है? 6, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल के आ रही है? 3। ठीक है जी, तो इसमें देखें क्या निकल के आ रहा है। तो ये हमारा 26 प्लस 12 और माइनस 12 और माइनस 3। ठीक है जी, कितना हुआ? 35 आ गया। तो इसका EAN नंबर कितना है? 35। ठीक है जी, अब दूसरा यानी कि एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखो। सपोज हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं K4 FeCN6। हम इसी में थोड़ा डिफरेंस देखते हैं। ठीक है जी, EAN नंबर निकालो। EAN नंबर किसका निकलेगा? ऑफ आयरन निकलेगा। तो कितना है? Z 26 है और 2 इंटू 6 है और -2। ऑक्सीजन स्टेट अब हमारी कितनी हो गई? -2 हो गई। निकाल के देखो इसकी, तो ये कितना निकल के आएगा? 26 प्लस 12 और -2, तो ये हो गया 36। क्लियर? और भी देखते हैं, और भी देखते हैं, देखो क्या है। सपोज आपके सामने कोबाल्ट NH3 का होल 6 Cl3 है। इसमें EAN निकालो किसका? कोबाल्ट का। यानी कि Z ऑफ कोबाल्ट कितना होता है? तो 27 होता है। तो EAN ऑफ EAN नंबर ऑफ कोबाल्ट क्या, कैसे निकालें? Z ट्वाइस ऑफ द CN माइनस ON। तो क्या होगा? 27 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आ रहा है? 6। निकाल के देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 निकल के, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो ये भी हमारा कितना निकल के आया? ये भी 36 निकल के आया, ये भी 36 निकल के आया। क्लियर है? देखो हमने आपको क्या चीज बताया, क्या चीज बताया? द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता क्या है, यानी उस चीज को समझो। यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, हमारे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटेन इन द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो यहाँ देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ सपोज कोई भी कॉम्प्लेक्स है और उस कॉम्प्लेक्स के बारे में जान, यानी कि सपोज कोई एक कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स के बारे में जान। ठीक है, जैसे किस तरीके से? सपोज जैसे हमने किसकी बात कर रहे हैं, सपोज आपका कोबाल्ट NH3 का होल 6 और ये Cl3 है। ठीक है जी, हम इसके बारे में जानें। तो हमारा कोबाल्ट का क्या, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, अर्गन 3d7 4s2 ये होगा। अब यहाँ कोबाल्ट का ऑक्सीजन कितना? +3, तो इसमें से 3d6 करो और 4s0 और अर्गन। अब इसके आगे 4p खाली पड़ा हुआ है। अब ये NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब इसको क्या करें? पहले बॉक्स की फॉर्म में बनाएंगे।
यानी डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, इस तरीके से। और पांचवा इलेक्ट्रॉन और छठा इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। एस खाली पड़ा हुआ है और पी भी खाली पड़ा हुआ है। अब यहाँ जब कोबाल्ट NH3 का होल 6 ये जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो इसमें जब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या होगा? 1 2 3 5, तो ये पेयर यहाँ शिफ्ट हो गए, यहाँ शिफ्ट हो गए, और 2 खाली, 1 S और 3 के 3, ठीक है जी। अब यहाँ देखो हो क्या रहा है कि जो यहाँ एक लॉन पेयर यहाँ आएगा, 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 एक लॉन पेयर यहाँ, एक लॉन पेयर, तो यानी ये NH3 आके बैठा, ये NH3 आके बैठा, और ये NH3 आके बैठा, और ये NH3 आके बैठा, NH3 आके बैठा, और NH3 आके बैठा। तो यहाँ देखो इसमें क्या होगा, ये सब मिलके क्या हो रहे हैं? D2sp3 हाइब्रिडेशन बना रहे हैं। तो ये बताओ, ये लॉन पेयर लेके आए तो एक लीगेंड एक लॉन पेयर, तो कितने लीगेंड आए? 6, तो 6 लीगेंड हमारे कितने? एक लॉन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 12 इलेक्ट्रॉन तो ये आए। और इसके कितने होते हैं? कोबाल्ट के कितने होते हैं? 27, तो 27 में से हमारे +3 आया तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 27 में से हमारे 24 और ये 12 और ये आ गए, तो कितना हो गया? 26। तो इनके एटम जब हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसमें सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइड होते हैं, उस चीज को क्या कहते हैं? हम EAN नंबर कहते हैं। EAN नंबर, EAN नंबर का मतलब क्या है? समझ में आ गया, इफेक्टिव एटम नंबर। तो ये हमारा कैलकुलेशन करने का तरीका है, EAN नंबर को कैलकुलेट करने का तरीका है, समझ में आया आपको? ये नंबर हम सेंट्रल मेटल एटम का क्या करते हैं? कंप्लीट नंबर निकालते हैं। ये नंबर कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड होंगे। अब इसमें ऑटो हमारे 35 होंगे, अगर दूसरा वाला मैंने दिया 36 होंगे, ठीक है, 36 होंगे। देखो दूसरे वाले में कितने निकाले? 36 निकाले, क्लियर। तो ये एक चीज और है यहीं पर, एक चीज और है। क्या है एक चीज और? उस चीज को देखें। EAN रूल कॉम्प्लेक्स, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें EAN नंबर कितना आता है, यानी कि किसी नोबल गैस के बराबर आ जाता है। तो EAN रूल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? द कॉम्प्लेक्स इन विच द सेंट्रल मेटल एटम और आयन गेट EAN नंबर जस्ट इक्वल टू नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, जो नोबल गैस एलिमेंट ऑफ इट्स पीरियड, इट्स कॉल्ड EAN रूल कॉम्प्लेक्स। तो देखो हमने यहाँ अभी आपको क्या बताए थे, तो यहाँ एक तो हमारा K4FeCN6 बताया था, एक K4FeCN6, और एक कोबाल्ट, यानी कि यहाँ देखो K4FeCN6, एंड जो दूसरा कॉम्प्लेक्स अभी एग्जांपल दिया है कोबाल्ट NH3 का होल 6 और Cl3, ये इन दोनों का EAN नंबर कितना आया था? EAN नंबर इसका 36 आया था, इसका भी EAN नंबर कितना आया? इसका भी 36 आया। तो ये बताइए 36 जो EAN नंबर है किसी नोबल गैस से मैच करता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन से मैच करता है। ये किससे मैच करता है? क्रिप्टन से मैच करता है। और ये हमारा जो कोबाल्ट है 4th पीरियड का है, और ये भी 4th पीरियड का है, तो उस अपने ही पीरियड के। तो इसका मतलब क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं? ये कॉम्प्लेक्स आर क्या है? आर EAN रूल कॉम्प्लेक्स, आर EAN रूल कॉम्प्लेक्स, ये EAN रूल कॉम्प्लेक्स हैं। ये EAN रूल कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि इनका जो EAN नंबर है वो किसी नोबल गैस से, मतलब अपने ही पीरियड के नोबल गैस से मैच कर रहा है। तो दिस इज द एग्जांपल किसका? EAN रूल कॉम्प्लेक्स। क्लियर हुआ? देखो कोई भी हम जब कोई भी जो हमारे एलिमेंट है बॉन्ड क्यों बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोई भी कंपाउंड हो वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं? तो हम सबसे पहले कहते हैं टू गेट स्टेबिलिटी या टू गेट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो ये हमारा जो इनका जो एटम, जो सेंट्रल एटम है उसका जब बॉन्ड बना रहा तो इसका नोबल गैस कॉन्फिगरेशन हो गया नहीं हो गया? इसका भी नोबल गैस कॉन्फिगरेशन हो गया कि नहीं हो गया? तो इसीलिए ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं? EAN रूल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ध्यान रखें, ये बहुत जरूरी। ये सब कंपटीशन की बातें हैं, छोटी छोटी बातें आपको जरूर लग रही होंगी, ऐसा भी लग रहा होगा कि क्यों फालतू की चीजें हम पढ़ रहे हैं। जब चैप्टर पढ़ो तो उसकी पूरी बातें पढ़ो, पूरी बातें पढ़ो। क्लियर है? हम आगे फिर बेसिक टर्म्स की बात कर रहे हैं। बेसिक टर्म्स के अंदर फिर हमारा जैसे क्या होता है बेसिक टर्म्स में, देखें बेसिक टर्म्स के अंदर हमारे अगली बेसिक टर्म्स हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? दोज कॉम्प्लेक्स हैव
ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड और सिंगल काइंड ऑफ लिगेंड। जो डोनर होते हैं उनमें एक ही टाइप के लिगेंड होते हैं, जैसे कोबाल्ट NH3 का होल 6, तो इसमें एक ही तरह के लिगेंड है, इसमें एक ही तरह के लिगेंड है जो होमोलैप्टिक। होमोलैप्टिक के बाद हम बात करेंगे किसके, हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, अब हम बात करेंगे हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स दैट गिव टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड और डोनर ग्रुप आर नोन एज हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, जिसमें देखो ये कोबाल्ट है, इसमें एक एमीन क्या है, एक अमोनिया और एक क्लोराइड, दो डिफरेंट टाइप के क्या हो गए, लिगेंड हो गए। इसमें भी हमारे दो तीन डिफरेंट टाइप के लिगेंड हो गए। तो होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, क्लियर। होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या है, बात समझ में आई होगी, क्लियर। अब हम बेसिक टर्म्स के अंदर ही हमारा एक अगली टर्म्स और है, क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका है। दिस सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड आर अटैच्ड इन इनक्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। उसको क्या कहते हैं, हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है, आपको सबसे पहले डिस्कस किया है। यानी कि ऐसा स्फीयर जो इसमें हमारा क्या होगा कि जो हमारा ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में बंद रहता है, यानी कि जिसमें एक मेटल और लिगेंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं आप, उसी को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ मैंने वही चीज लिखा हुआ है कि दी सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स एंड आयंस आर अटैच्ड एंड आर इनक्लोज्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट एंड इज कलेक्टिवली टर्म्ड एज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ देखो एग्जांपल देके, जैसे हम इसी का एग्जांपल दिया है, तो ये काउंटर आयन है और ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, क्लियर है। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉल। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉल ये भी एक हमारी टर्म्स है। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली 3D अरेंजमेंट होता है ऑफ द लिगेंड। सपोज एक कॉम्प्लेक्स 4 लिगेंड का दिखता है, जिसमें इस तरीके का हो सकता है। तो इसका जो 3D अरेंजमेंट होगा, तो एक तो ये क्या हो सकता है, टेट्राहेड्रल हो सकता है इस तरीके का, ये मैंने एक बना दिया। और इसका ही क्या अरेंजमेंट स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर। तो एक तो क्या है, ये जो 3D कॉन्फिग, एक तो टेट्राहेड्रल है और एक क्या है, स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है जी, सपोज उसमें हमारे 5 लिगेंड है, तो 5 लिगेंड के लिए हो सकता है कि हमारे मेटल के अराउंड 3 लिगेंड क्या हो, एक प्लेन में हो, ट्रायगोनल प्लेनर, और इस तरीके से। तो इसका ज्योमेट्री जो 3D अरेंजमेंट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, ट्रायगोनल बाइपैरामिडल, ट्रायगोनल बाइपैरामिडल। ठीक है जी, तो ये हमारा जब हमारे इस तरीके के, ये क्लियर। अब हो सकता है कि हमारा किस तरीके का हो, यानी कि 6 लिगेंड हो। तो ये 6 लिगेंड होंगे, तो उसमें मेटल के साथ, जो सेंट्रल मेटल के साथ जो 6 लिगेंड अपने आप को कैसे अरेंज रखेंगे, तो टेट्राहेड्रली अरेंज रखेंगे। कैसा रखेंगे, ऑक्टाहेड्रली अरेंज रखेंगे, ऑक्टाहेड्रल अरेंज रखेंगे, या फिर कैसा कैसा, स्क्वायर बाइपैरामिडल, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपैरामिडल, क्लियर। तो ये सारी की सारी क्या थी, बेसिक टर्म थी। क्या थी, बेसिक टर्म्स। किसकी किसकी बेसिक टर्म्स हैं ये सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बेसिक टर्म्स, क्लियर। तो जो मैंने डिस्कस किया है, आज का जो मेरा टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड देयर बेसिक टर्म्स, तो उस पर बेस्ड है, क्लियर। आगे हमारा जो आईपैक नेमिंग का जो हमारा क्या है, मतलब मैं जैसे अब ये लंबा वीडियो हो या सारी टर्म्स एक साथ नहीं हो सकती, तो ये मैंने क्या दिखाया, ये इसके अंदर जो बेसिक टर्म्स लिखी हुई हैं, इन सब के बारे में जानना, ठीक है। और ये सब बेसिक टर्म्स आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी, सारी समझ में आई होंगी। इस बेसिक टर्म्स के टॉपिक को खत्म करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आपको इन्फॉर्मेशन, ये सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, और मेरा कोशिश है कि ऐसे सभी बच्चे जो बड़ी बड़ी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको भी ये रूट लेवल की नॉलेज और कंपटीशन फाइट करने में आसानी हो।
कंपटीशन को सॉल्व, कंपटीशन बेस के यानी लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो। इसीलिए मैं उन बच्चों के सबसे पहले बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ। बेसिक क्लियर है तो टिपिकल क्वेश्चन कोई भी नहीं होता। 80% क्वेश्चन बेसिक पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। और मेरा फाइनल रिक्वेस्ट यही है कि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो की लिंक अपने फ्रेंड्स को भेजिए, उनको भी इसके साथ जुड़वाइए, इस चैनल के साथ जुड़वाइए, वो भी इस सब्जेक्ट की जो बेसिक्स हैं आसानी से सीख सकें, जान सकें। थैंक यू। आई होप मेरी जो चीज़ें इंफॉर्मेशन है आपको लाभदायक हो। थैंक यू।